देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि डेंसिटी, जो पढ़ लिया एक बार रिवीजन लेते हैं। डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। कुछ डेंसिटी याद करने के लिए बोला था कि डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 10⁻³ kg/m³। डेंसिटी ऑफ आइस होती है 0.9 × 10⁻³ kg/m³। और डेंसिटी ऑफ मरकरी क्या होती है 13.6 इंटू, और एक होती है रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय में डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ना इसकी कोई यूनिट होती, ना ही कोई डायमेंशन। दूसरा एक क्वेश्चन कह रहे थे कि रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय क्या कर दोगे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एक होता है कि अगर हम जितना सरफेस से नीचे जाते जाएंगे प्रेशर क्या होता जाएगा उतना बढ़ता है। एटमॉस्फेयर, यानी कि अगर एटमॉस्फेयर सरफेस पे हो तो प्रेशर कितना होता है? P0 के बराबर, यानी कि 1 atm या फिर बोल दो 10⁵ पास्कल। और जितना नीचे जाओगे तो प्रेशर जो है वो कितना बढ़ जाता है? H ρg। H क्या होगा कि सरफेस से आप कितना नीचे गए और रो उस लिक्विड की डेंसिटी हो जाएगी, और G क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीसरा हमने पढ़ा था कि बॉयंट फोर्स क्या होता है कि अगर किसी भी लिक्विड में अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम इमर्ज कर दें, कि एनी ऑब्जेक्ट इमर्ज इनसाइड सम लिक्विड, तो उस केस में उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, नेट फोर्स लगता है ऊपर की तरफ में। चारों तरफ से फोर्स लगता है, वो जो नेट फोर्स होता है वो क्या होता है? अपवर्ड डायरेक्शन में। उस फोर्स को बोलते हैं अपथर्स्ट फोर्स या फिर बॉयंट फोर्स बोल दो। और उस यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इनसाइड सम लिक्विड, किसी लिक्विड में अगर किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज करोगे तो एक फोर्स लगता है अपथर्स्ट फोर्स, यानी कि नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट टू mg। और कितना लगता है? Ff = mg/rd। rd क्या होगा यहाँ पे? रिलेटिव डेंसिटी। m क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट जो आपने इमर्ज करा उसका मास। g क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक और फॉर्मूला होता है कि Ff जो है रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इमर्ज इनटू में क्या हो जाएगा? g, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जितना इमर्ज है उतना ही आप उसका वॉल्यूम लोगे। यहाँ पे इमर्ज्ड वॉल्यूम होगा, क्या था वो आधे डूबे हुआ ऑब्जेक्ट है या फिर पूरा। ये वाला जो फॉर्मूला है तभी लगेगा जब ऑब्जेक्ट पूरे का पूरा डूबा हुआ और मास आपको गिवन है। ये आप हमेशा के लिए लगा सकते हो कि उस केस में वॉल्यूम आपको रेडियस दे रखा है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कितना डूबा हुआ है, पूरा डूबा हुआ है या फिर नहीं। ये तो पूरा डूबा हुआ तभी भी लगा सकते हो, आधा डूबा है तभी भी लगा सकते हो। ठीक है, देख लो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है। इसी पे ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा। कि आपने कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में जो पाइप वगैरह से आप पानी वगैरह देते हो तो उस केस में हम आगे से उसको बीच के थोड़ा देखते हैं कि दबा के कि उस केस में क्या होता है। तो आप जैसे ही आगे से पाइप को दबाते हो तो स्पेस, उसका एरिया तो क्या हो गया? कम हो जाता है, बट स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी कि वॉल्यूम जितना, इसमें भी क्या होता है कि एक पाइप ले लिए मान लो आपने, तो एक जगह का एरिया इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम फ्लक्स बोलते हैं। एक जगह का एरिया इनटू में वेलोसिटी क्या हो जाएगा? उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम फ्लक्स। वॉल्यूम फ्लक्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू में वेलोसिटी। v यहाँ पे वेलोसिटी है न कि वॉल्यूम। v क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है। v है यहाँ पे वेलोसिटी और a है यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पाइप। इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया एक जगह का। ठीक है, तो वॉल्यूम फ्लक्स क्या होगा? एरिया इनटू में वेलोसिटी, उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम फ्लक्स। तो प्रिंसिप यानी कि कोई भी वॉल्यूम फ्लक्स ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड, अगर लिक्विड फ्लो कर रहा होगा तो उसका वॉल्यूम फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप पाइप में पानी चल रहा था नॉर्मली तो वो क्या हो जाएगा? एक जैसे एरिया भी एक जैसा है, वेलोसिटी भी क्या रहेगी? सेम। आगे से आपने पाइप को दबा दिया तो एरिया कम हो गया, स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यानी कि प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे ये एक जो पाइप है जिसकी एक पोजीशन की यहाँ पे एरिया लिया आपने और वेलोसिटी की, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, और एक दूसरी जगह का एरिया इंटू वेलोसिटी। यहाँ पे एरिया कम है बट स्पीड क्या होगी? ज्यादा। यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो स्पीड क्या हो जाएगी? कम। यानी कि एरिया इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। यानी कि a1 b1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a2 b2। ये पता होना चाहिए a1 b1 है क्या, a2 b2 क्या है। a1 क्या है? यहाँ पे एक जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया। v1 क्या है? उस जगह की वेलोसिटी, फ्लोइंग लिक्विड जो फ्लो कर रहा है लिक्विड उसकी वेलोसिटी। a2 क्या है? दूसरी जगह का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू में v2 क्या होगी? उस जगह की वेलोसिटी। और ये इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। दोनों साइड डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि रो ए वी, इसको बोलते हैं मास फ्लक्स। इसको क्या बोलते हैं? मास फ्लक्स बोलते हैं। मास फ्लक्स भी हमेशा कांस्टेंट रहता है।
कि अगर डेंसिटी से एरिया इंटू वेलोसिटी को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या होगा, मास फ्लक्स। तो ये भी बोल सकते हो कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या आता है, ये भी बोल सकते हो कि मास फ्लक्स ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मास फ्लक्स ऑफ ए लिक्विड क्या हो जाएगा, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी बोल सकते हो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में। और मास फ्लक्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी इंटू में एरिया इंटू में वेलोसिटी। इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने, यानी कि इसको रो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बोल देंगे, उसको मास फ्लक्स बोल देते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को आप ये भी बोल सकते हो कि जो प्रोडक्ट होगा एरिया और वेलोसिटी का वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या फिर ये बोल सकते हो कि वॉल्यूम फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, या फिर ये भी बोल सकते हो कि मास फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट। तीनों का मतलब यही है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ही है तीनों का मतलब। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को तीन तरीके से बोल सकते हो आप, कि जो फ्लोइंग लिक्विड होगा उसका वॉल्यूम फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, या फिर ये बोल सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, या फिर ये बोल सकते हो कि मास फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, या फिर ये भी बोल सकते हो कि डेंसिटी और एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इन चारों में से कोई भी बोल दिया। अगर ये पूछ लिया कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी होता क्या है, तो आप इन चारों में से कोई भी बोल सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम फ्लक्स क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम फ्लक्स। ठीक है, मास फ्लक्स क्या होता है कि डेंसिटी एरिया और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को बोलते हैं मास फ्लक्स। एनी डाउट? तो यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, वॉल्यूम फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि किसी एक जगह का एरिया इंटू वेलोसिटी इक्वल होगा किसी दूसरी जगह के एरिया इंटू वेलोसिटी के। यहाँ पे जहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और जहाँ पे एरिया कम हो गया वहाँ वेलोसिटी का क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए प्रोडक्ट क्या रहेगा, हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन करके दिखाना आपको, वेलोसिटी बतानी है इस जगह की, यहाँ की वेलोसिटी आपको दे रखी है, यहाँ की वेलोसिटी बता दो कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। यानी कि इसमें क्या लगा दोगे आप, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इस जगह की एरिया इंटू वेलोसिटी को इक्वेट कर दोगे यहाँ की एरिया इंटू वेलोसिटी के, तो यानी कि A1 V1 इक्वल टू क्या कर दोगे, A2 V2। वीरेन आपकी नोट ये कहाँ पे है, बुकलेट, तो नोटबुक निकाल लो। एरिया क्या हो जाएगा 8, इसको जो कन्वर्ट कर लो आप मीटर स्क्वायर में, सही ना करो क्योंकि दोनों ही साइड में वो कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर कहीं पे ऐसा ना हो कि कैंसिल आउट ना हो तो आप उसको कन्वर्ट करोगे, फिर यहाँ पे कन्वर्ट कर भी सकते हो ना भी करो। अगर हर एक क्वेश्चन में चाहे कैंसिल आउट हो जाओ फिर भी आप कर लो, ताकि आपको मिस्टेक ना हो कि यहाँ करूँ या ना करूँ, यहाँ कर लूँ। तो उस केस में चाहे कर लो चाहे ना करो। अगर ऐसा है कि दोनों साइड ही हो रहा है तो कैंसिल हो जाएगा वो, चाहे ना करो। फिर उस केस में रेशो भी लेना हो तो चाहे ना करो। हाँ, तो 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। फिर तो इंटू में 8 इंटू में क्या कर दोगे 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू में V2। तो V2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 40 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये मिलीमीटर में है, ये मीटर पर सेकंड में कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि दोनों ही साइड फिर मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल हो गए, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया इसमें। ठीक है, आगे समझ में? एनी डाउट? क्योंकि मल्टीप्लाई भी जब SI में होगी तो ये आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे क्यों नहीं किया, क्योंकि इधर भी करोगे फिर मल्टीप्लाई और इधर भी करोगे तो क्या हो जाएगी, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। आंसर जो है वो SI में आएगा, मीटर पर सेकंड में ही आएगा। एनी डाउट? इसका बता दो कितना होगा, 18 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे 6 इंटू में 12 इक्वल कर दोगे 4 इंटू में V, तो V की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास, यानी कि 18 मीटर पर सेकंड। कितनी आ जाएगी 18 मीटर पर सेकंड। अब देख लो, एक थ्योरम होती है बर्नौलीज प्रिंसिपल या फिर बर्नौलीज थ्योरम, ये बोल दो। एक साइंटिस्ट, बर्नौलीज नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया कि अगर कोई फ्लोइंग लिक्विड है उसके पास 3 टाइप्स की एनर्जी होती हैं। अगर कोई भी फ्लोइंग लिक्विड है उसके पास कितने टाइप्स की एनर्जी होती है, 3 टाइप्स की एनर्जी होती है। एक होती है प्रेशर एनर्जी, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे ये वाली जो है पर यूनिट वॉल्यूम ही लिखा गया है, क्योंकि अगर कोई फ्लोइंग लिक्विड होगा तो उस केस में हम पूरे की नहीं बता सकते, क्योंकि स्पीड हर जगह अलग अलग होगी। कोई पानी हाइट पे है, कोई उस केस में कम हाइट पे है, तो हम एक यूनिट वॉल्यूम के पर यूनिट वॉल्यूम ही बोलते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम ही देखते हैं हमेशा
किसी प्रेशर एनर्जी भी पर यूनिट वॉल्यूम देखोगे, काइनेटिक एनर्जी भी पर यूनिट वॉल्यूम देखोगे, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या देखोगे, पर यूनिट। मान लो कोई भी नदी जो है, रिवर है, वो फ्लो करा उसमें पानी, तो कहीं पे स्पीड ज़्यादा होती है, कहीं पे स्पीड कम होती है, कहीं पे ऊंचाई पे होती है, कहीं पे नीचे होती है। तो उस केस में हर जगह की जो काइनेटिक एनर्जी, और हम बता ही नहीं सकते कि इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्योंकि स्पीड हर जगह अलग अलग है। तो एक यूनिट वॉल्यूम लेके तो हम बता सकते हैं कि इसकी यहाँ की टोटल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ही क्या देखोगे, एक पर यूनिट वॉल्यूम देखी जाती है एनर्जीज। तो फ्लोइंग लिक्विड के केस में कितने टाइप्स की एनर्जी होती है, उसके पास 3 टाइप्स की एनर्जी होती है। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P से रिप्रेजेंट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हाफ रो वी स्क्वायर। इसमें मास लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू में, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो एक यूनिट वॉल्यूम के लिए लिख रहे हैं तो मास को क्या लिख सकते हो, यानी कि डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम को ही क्या बोल सकते हो आप, मास बोल सकते हो। डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोल सकते हो, मास। तो यहाँ पे मास की जगह आपने क्या लिख दिया, डेंसिटी लिख दिया, इंटू में वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ mv स्क्वायर को ही क्या लिख सकते हो, हाफ रो वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मास क्या ले रहे हो आप, एक यूनिट वॉल्यूम का मास ले रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, रो जी एच, mgh होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो जी एच, डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम। रो को क्या बोल सकते हो यहाँ पे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। आगे इसमें तो यानी कि किसी भी फ्लोइंग लिक्विड के पास 3 टाइप्स की एनर्जी होती है। आप बोलोगे तो यही बोलोगे, ये नहीं कि डायरेक्ट बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। आप ये बोलोगे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि आप फ्लोइंग लिक्विड की टोटल नहीं देख रहे, एक यूनिट वॉल्यूम में देख रहे हो, क्योंकि हर जगह एनर्जी जो होगी उसकी प्रेशर एनर्जी भी अलग होगी, वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी अलग होगी, काइनेटिक एनर्जी भी अलग होगी। कभी भी देखा है कि कहीं से पाइप जा रही है तो कहीं पे ऊंची होती है, कहीं पे कैसे, कभी कैसे। तो इसलिए प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच, ठीक है। और इन तीनों के सम को बोलते हैं बर्नौलीज थ्योरम, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। कि बर्नौलीज थ्योरम क्या है कि जो फ्लोइंग लिक्विड की टोटल एनर्जी जो होगी, टोटल एनर्जी का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये इस साइंटिस्ट ने बताया, इसने एक थ्योरम दे दी कि अगर कोई फ्लोइंग लिक्विड है उसके पास जो टोटल एनर्जी होती है, यानी कि 3 ही एनर्जी होती है, वो तीनों में, उन तीनों का सम क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। यानी कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, यहाँ पे हाफ रो वी स्क्वायर आएगा ये, प्लस रो जी एच इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। ये V2 नहीं है, ये स्क्वायर जो है ऊपर आएगा V के। तो ये क्या है, बर्नौलीज थ्योरम। इसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज होता है हमेशा। इसकी एप्लीकेशंस हैं, इसकी क्या एप्लीकेशन, आप कभी भी मान लो कि उस केस में आप ट्रेन की, कभी भी मान लो ट्रेन जा रही है, आप बिल्कुल पास खड़े हो, तो उस केस में आप एकदम क्या होता है कि आप आगे की तरफ जा रहे होते हो, क्योंकि बीच में क्या होता है, हमेशा जो फ्लोइंग लिक्विड होता है उसका प्रेशर क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है स्टील लिक्विड के कंपैरिजन में। अगर हवा रुकी हुई होगी तो प्रेशर कम लगाती है, फ्लोइंग हवा होगी तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है उस केस में, सॉरी कम हो जाता है, क्योंकि पीछे से तो हवा आप खड़े हुए ऐसे, यहाँ पे तो हवा रुकी हुई है, इधर से प्रेशर कितना लग रहा है, P नोड का। यहाँ से एकदम से ट्रेन गई तो यहाँ की हवा जो थी वो स्टिल थी, पहले तो रुकी हुई थी फिर चलना शुरू होगी। पहले तो यहाँ से भी प्रेशर कितना था, P नोड का, और पीछे से भी प्रेशर कितना लग रहा था, P नोड का। जैसे ही ट्रेन आई तो यहाँ की जो हवा थी वो क्या होगी, चलना शुरू होगी, तो प्रेशर क्या हो गया, P नोड से कम हो गया, और पीछे से प्रेशर क्या है, P नोड ही है, तो आप एकदम से आगे की तरफ जाते हो। तो ये एप्लीकेशंस है किसकी, बर्नौलीज थ्योरम की बेस्ड। एक होती है कि मान लो आप 2 कागज ऐसे ले लो और हवा चला, पहले तो क्या होगा कि यहाँ पे मान लो 1 कागज चाहिए, 1 कागज है, इधर से ही प्रेशर कितना लग रहा है, P नोड का, इधर से भी प्रेशर क्या है, P नोड का। एक दूसरा कागज लिया आपने, इस पे भी इधर से प्रेशर P नोड का, इधर से भी क्या है, P नोड का। इन दोनों के बीच में आप हवा चला दो ऐसे, मान लो फूंक मारोगे तो ये दोनों पास पास आते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बीच में प्रेशर क्या हो जाता है, कम। इधर से क्या हो जाएगा, P नोड का ही है, इधर से भी क्या होगा, P नोड का, और बीच में हवा चलने लगी तो P नोड से क्या हो गया, प्रेशर कम हो जाता है, तो इसलिए क्या आ जाते हैं, पास पास आते हैं। तो हमेशा जो फ्लोइंग लिक्विड है
वो क्या लगाता है, हमेशा प्रेशर कम लगाता है। तो ये नहीं कि बर्नौलीज थ्योरम पे कि वो आगे की तरफ जाते हैं कि ट्रेन के पास मत खड़ा होना, वो खींच लेगी, तो वो इसका रीजन यही होता है कि प्रेशर क्या हो जाता है उसकी केस में, कम हो जाता है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इन तीनों का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यही क्या है, बर्नौलीज थ्योरम है। एक क्वेश्चन करके दिखा, एक क्वेश्चन करके था। यहाँ पे आपको V2 बतानी, यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ की वेलोसिटी आपको दे रखी है, यहाँ की वेलोसिटी बता दो V2 क्या होगी, और दूसरा यहाँ का प्रेशर क्या होगा। ए पोजीशन की आपको प्रेशर भी दे रखा है, एरिया भी दे रखा है, वेलोसिटी भी दे रखी है। बी पोजीशन का एरिया गिवन है, आपको वेलोसिटी बतानी है और क्या बतानी है, प्रेशर बताना है। आप रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस से देखी जाती है। आप रेफरेंस इस लाइन को भी मान सकते हो और इसको भी मान सकते हो। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच है, तो एच की वैल्यू क्या ली जाती है, हमेशा रेफरेंस से। एम जी एच लिखते हैं तो एच क्या होता है, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में एच हमेशा रेफरेंस से लिखा जाता है। तो इसमें आप रेफरेंस इस बॉटम मोस्ट पॉइंट को भी मान सकते हो और इसको भी मान सकते हो। ठीक है, आंसर दोनों ही केस में सेम आएगा। पहले तो क्या लगेगा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लगेगा, V2 निकल जाएगा, फिर उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम लगेगी, यहाँ की टोटल एनर्जी को इक्वेट कर दोगे यहाँ के टोटल एनर्जी से, तो क्या आ जाएगा आपके पास, P आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा बी पॉइंट का। वाटर मान के चलो, 10 के बाद 3 आ गई, गिवन होनी चाहिए कि डेंसिटी वाटर मान के चलो, अगर गिवन नहीं है तो। हो गया होगा। यहाँ पे पहले क्या लगा दो, इसके लिए और इस पोजीशन के लिए क्या लगा दो, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि A1V1 इक्वल टू क्या करोगे, A2V2। तो एरिया यहाँ पे दे रखा है 8 इंटू में वेलोसिटी है 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया है 4 इंटू में V2। तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 20 मीटर पर सेकेंड। V2 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से जो लिक्विड फ्लो करेगा उसकी स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब लगा दो आप प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। अब देखो इस केस में रेफरेंस अगर इसको मानना है तो इसके लिए भी जो हाइट लोगे वो क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और इसके लिए हाइट कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे ए पोजीशन पे और बी पोजीशन पे, यानी कि टोटल एनर्जी एट ए इक्वेट कर दो टोटल एनर्जी एट बी। तो यहाँ पे प्रेशर तो दे रखा आपको, कितनी हो जाएगी, 10 प्लस में हाफ, रो की वैल्यू 10 की पावर 3 इंटू में वी की वैल्यू है 10 का स्क्वायर, प्लस रो जी एच 10 की पावर 3 इंटू में 10 इंटू में एच कितनी लोगे आप, 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 यहाँ का प्रेशर, प्लस में हाफ इंटू में 10 की पावर 3 इंटू में वेलोसिटी आई है 20 का स्क्वायर, प्लस में रो 10 की पावर 3 इंटू में जी की वैल्यू 10 इंटू में हाइट क्या लोगे, 4। तो इसको सोल्व कर लो आप। 10 ATM दे रखा है तो क्या लिखोगे, 10 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल में लिखोगे इसको, इंटू में क्या करोगे 10 की पावर 5। ठीक है, ATM में है तो पास्कल में कन्वर्ट करोगे इसको, 10 की पावर क्या लिखोगे 5
पास्कल, 10 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल। तो इसको सोल्व कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आएगा, इसको लिख लो 10 इंटू में 10 की पावर 5 प्लस इसको लिखो तो 10 इंटू में 10 की पावर 5 प्लस इसको आप लिख सकते हो, ये 10 की पावर कितना हो जाएगा आपके पास 2, ये 10 की पावर 3, तो 0.5 इंटू में 10 की पावर 5, ये आ जाएगा आपके पास 10 की पावर 5, इक्वेट कर दो P2 प्लस 2 इंटू में 10 की पावर 5 प्लस 0.4 इंटू 10 की पावर 5। देखो इसको तो लिख दिया 10 इंटू 10 की पावर 5 प्लस इस पूरे को क्या लिख सकते हो 0.5 इंटू 10 की पावर 5, इसको आप लिख सकते हो 10 की पावर 5 डायरेक्ट इक्वल टू P2 प्लस इसको यहाँ से कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा, तो 2 और ये क्या आ जाएगा 10 की पावर 5 और 2 से कैंसिल करोगे तो 2 इंटू 10 की पावर 5, यहाँ पे जो ये बनेगी 400 इंटू में 10 की पावर 3 डिवाइड बाई में 2, तो इसको कैंसिल करोगे तो 200 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा, तो क्या लिख सकते हो 2 इंटू 10 की पावर 5 और प्लस में ये आपके पास है 10 की पावर 4 इंटू 4 है, तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर लो आप 10 की पावर 5 में, तो क्या लिख सकते हो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो कितना बन जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर 5। अब यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास P2 की वैल्यू आ जाएगी। किसी को कोई डाउट? ये क्वेश्चन करके देखो, यहाँ की वेलोसिटी और प्रेशर बता दो कितना होगा, रेफरेंस इसको मान लो। क्वेश्चन में गिवन है रेफरेंस तो आप उसी को मानोगे, नहीं गिवन है तो आप अपनी मर्जी से फिर कुछ भी मान सकते हो, आंसर फिर सेम ही आएगा उस केस में। ये 2 क्या है? कहाँ पे? जहाँ पे आपने रेफरेंस माना है। इसका एरिया है, यहाँ का एरिया, ये पोजीशन नंबर 1 है, ये 2 है और कुछ नहीं है, मतलब पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रखा है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ऐसे मान लो। इस केस में आप फिर h की वैल्यू 10 मान लो, 10 मीटर है। हो गया सर? पहले बर्नौली प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी लगा दो। A1 कितना देखा 4 इंटू में 4 इंटू में V1 की वैल्यू दे रखी है आपको 10 इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू में V2, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। V2 की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ की टोटल एनर्जी लिख लो और यहाँ की टोटल एनर्जी, तो प्रेशर एनर्जी दे रखी है 20 इंटू में 10 की पावर 5 प्लस हाफ 10 की पावर 3, रो की वैल्यू वाटर ही मान के चलोगे अगर गिवन नहीं है तो 10 की पावर 3 लेके चलोगे, हाफ रो वी स्क्वायर, वी की वैल्यू है 10 का स्क्वायर प्लस रो जी एस 10 की पावर 3 इंटू में जी की वैल्यू 10 इंटू में हाइट कितनी है रेफरेंस है 10 इक्वल टू यहाँ पे प्रेशर P2 आपको निकालना है प्लस हाफ रो की वैल्यू 10 की पावर 3 इंटू में वेलोसिटी है 20 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 आ जाएगी क्योंकि आपने इसी को रेफरेंस मान रखा है।
पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0। तो यह हो जाएगी 20 इंटू में 10 की पावर 5 प्लस 0.5 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 5 इक्वल टू P2 प्लस 0.4 इंटू में 10 की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास P2 की वैल्यू आ जाएगी। ऐड कर दो इधर और ये क्या कर दो, इसमें से माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 20 प्लस 0.5 प्लस में 1 यानी कि 21.5। ये कितना बन जाएगा आपके पास 21.5 इंटू 10 की पावर 5 इक्वल टू P2 प्लस 0.4 इंटू में 10 की पावर 5। तो P2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 21.5 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 0.4 इंटू में 10 की पावर 5। 0.4 into 10 की पावर 5 करेंगे 2 into 10 की पावर 5 है। सॉरी 2 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से ये माइनस कर दो कितना 2 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, तो 19.5 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी एटमोसफियर। पास्कल में आएगी P2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 19.5 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, और अगर एटमोसफियर में दे रखा है तो 19.58 है। अब हमेशा इसमें कैलकुलेशन जो होगी 10 की पावर 5 में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, फिर ऐड करने में आसानी होगी आपको। ठीक है, सभी जितनी भी इक्वेशन है किस में कन्वर्ट कर लो 10 की पावर 5 में, तो ऐड आसानी से कर सकते हो। देखो एक होता है वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, टोरसेली नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया था। टोरिसेली नाम का साइंटिस्ट था, उसने बताया कि मान लो कोई एक पाइप है जिसको कि पानी का भरा हुआ है। टोरिसेली नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया कि अगर एक पाइप है, मान लो आपने होल कर दिया, साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं ओरिफाइस। क्या बोलते हैं ओरिफाइस। अगर एक मान लो वाइड कंटेनर ले लिया पानी से भरा हुआ, अगर आप उसमें होल कर दोगे तो पानी क्या आता है बाहर आता है। पहली बात तो पानी बाहर क्यों आता है, क्योंकि प्रेशर जो है अंदर क्या हो जाता है ज़्यादा और बाहर क्या होता है कम होता है। उस केस में क्या आता है बाहर की तरफ आता है। क्यों, क्योंकि मान लो एक ही लेवल है, ये यहाँ पे प्रेशर मान लो ये A पॉइंट है और ये जस्ट आउटसाइड क्या है B पॉइंट है। तो पानी जैसे ही बाहर निकलेगा तो प्रेशर कितना हो जाएगा P नोट ही लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा। और जहाँ यहाँ पे A पे है तो P नोट तो है ही, और ये जितना हाइट पे है तो कितना हो जाएगा ρgh। तो यानी कि अंदर प्रेशर क्या है ज़्यादा, बाहर क्या है कम है, तो पानी क्या आता है इस वजह से बाहर की तरफ आता है। तो यानी कि यहाँ पे A पॉइंट पे जो प्रेशर है वो तो कितना है P नोट प्लस h ρg, और बाहर कितना है बस P नोट ही। तो माइनस कर दो P नोट, तो जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा आपके पास h ρg। जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना है यहाँ पे h ρg, और ये जो प्रेशर डिफरेंस है h ρg यही किस में कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, यानी कि हाफ रो वी स्क्वायर। प्रेशर जितना प्रेशर डिफरेंस होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो इस प्रेशर डिफरेंस h ρg को कन्वर्ट इक्वेट कर दो किससे हाफ रो वी स्क्वायर। यहाँ पे वी है वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स। तो यहाँ से रो कैंसिल, तो वी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा एच जी। तो यहाँ से 2hg इक्वल टू क्या हो जाएगा वी का स्क्वायर। तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी √2gh, ये हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स इन केस ऑफ वाइड वेसल क्या होती है √2gh, कि अगर एक कंटेनर है और उसमें आपने होल कर दिया तो कितनी वेलोसिटी से जो फ्लोइंग लिक्विड है वो बाहर आएगा, वो कितनी वेलोसिटी से बाहर आता है √2gh से। कुछ पूछना है इसमें? ऊपर से लगते हैं नीचे से, क्या कह रहे हो? h ऊपर से ऊपर से लेते हैं हमेशा h। रो वी नहीं आएगा, हाफ रो वी ई स्क्वायर में वी ई तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स ही है वी को। रो के साथ एक वॉल्यूम का वी नहीं आएगा, वॉल्यूम का वी क्यों आएगा? क्योंकि मास की जगह लिखते हैं। वहाँ पे मैंने बताया था कि जो मास को ही आप डेंसिटी मतलब मास जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम लिखते हैं, तो डेंसिटी लिख सकते हो मास को यहाँ पे, क्योंकि आप मास कैसे लिखोगे कितना ज़्यादा मतलब लिक्विड है, तो डेंसिटी लिखते हैं हमेशा ही, इनटू में वी नहीं आएगा, डेंसिटी की टर्म्स में ही लिखते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मास जो है वो कैसे लिखोगे वाटर का, तो डेंसिटी लिखते हैं। यानी कि एक ये लिख सकते हो कि एक यूनिट वॉल्यूम जो है उसका मास लिख रहे हो आप, तो एक यूनिट वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी मास जो होता है वो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम एक यूनिट वॉल्यूम ही ले रहे हो तो किसके इक्वल हो जाएगा डेंसिटी के इक्वल, इसलिए।
तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स कितना होता है, √2gh। एक आप इसको दूसरे तरीके से छोड़ सकते हो कि हमने जब काइनेमेटिक्स पढ़ा था तो हमने ये सुना था कि अगर किसी बॉल को 0 वेलोसिटी से छोड़ दें तो h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है √2gh। तो सेम यहाँ पे भी सोच सकते हो कि ये वाइड कंटेनर है, बहुत बड़ा कंटेनर है, तो आप होल करोगे बिल्कुल छोटा सा होल, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका ये बहुत कम है इसके एरिया से, जहाँ ये वाला जो एरिया है ये कैपिटल ए बहुत ज़्यादा है इससे, और रिफाइस का जो एरिया है इससे इस कंटेनर का एरिया बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में इतना बड़ा कंटेनर होगा, आपने एक सुई मार के इतना सा होल करा है, तो उस केस में आपको पानी नीचे आता हुआ दिखाई ही नहीं देगा। तो वेलोसिटी क्या होगी, नीचे आएगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा स्टार्टिंग में पानी निकल भी रहा है कि कम भी हो रहा है क्या। तो इस केस में यहाँ की जो वेलोसिटी क्या मान के चलते हैं हम, 0 मान के चलते हैं। वेलोसिटी क्या मानते हैं हम कि जो फ्लोइंग हमें आता हो, ये बिल्कुल पतला पाइप हो तो हमें दिखाई देगा, अगर बिल्कुल या क्या वो नैरो वेसल हो तो हमें पानी आता हुआ दिखाई देता है, बट एक बहुत वाइड वेसल है तो उस केस में एक छोटा सा होल किया आपने तो उस केस में पानी नीचे आता हुआ हमें दिखाई ही नहीं देता। तो वेलोसिटी क्या होती है यहाँ पे 0 मान के चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगी, तो यानी कि पानी जो है वो क्या हो गया, 0 वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऐसे सोच सकते हो कि एक बॉल को अगर 0 वेलोसिटी से आप छोड़ते हो तो पहली h डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है उसकी, √2gh। तो सेम यहाँ पे भी अगर एक कंटेनर है उसने h हाइट नीचे आपने क्या कर दिया, होल कर दिया, ओरिफाइस कर दिया, तो उसके इसमें पानी बाहर आता है, कितनी वेलोसिटी से बाहर आता है, √2gh। मैंने प्रूव भी कर दिया इस पॉइंट और इस पॉइंट पे क्या लगा दो आप, बर्नौलीज थ्योरम लगा दो। तो वही लगाया मैंने भी, क्या लगाया मैंने, बर्नौलीज थ्योरम। यहाँ की टोटल एनर्जी लिखी है और यहाँ की टोटल एनर्जी लिखी है। यहाँ की जो टोटल एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हो जाएगी, P0 प्लस h सॉरी प्रेशर एनर्जी तो क्या हो जाएगी, P0 प्लस h। काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि हमें दिखाई नहीं देगा, वेलोसिटी लगभग 0 ही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसी को रेफरेंस मान रखा है तो क्या हो जाएगी 0। और यहाँ की पोटेंशियल प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगी, P0 के बराबर, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ½ रो VE का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि इसी को रेफरेंस मान रखा है। मैंने यही लिखा है कि ए पॉइंट की जो प्रेशर एनर्जी तो कितनी हो जाएगी, P0 प्लस h प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि इसी को रेफरेंस मान रखा आपने। यहाँ पे बी पॉइंट का जस्ट आउटसाइड प्रेशर एनर्जी P0 के इक्वल प्लस काइनेटिक एनर्जी ½ रो VE का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P0 से P0 कैंसिल, तो ½ रो V स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, h के। तो इसको एक सोल्व करके वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, √2gh। अगर एक वाइड कंटेनर है उसमें आपने होल कर दिया तो कितने वेलोसिटी से बाहर आता है लिक्विड, उस वेलोसिटी को ही बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स, VE से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो कितनी होगी, √2gh। g होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h होता है डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, ऊपर से हाइट देखनी है। किसी को कोई डाउट, ये क्वेश्चन करके दिखा दो, इन सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी बता दो कितनी होगी। एक वो वाली बात भी नोट कर लेना, स्टील फ्लूइड ऑलवेज अप्लाई मोर प्रेशर, स्टील फ्लूइड ऑलवेज अप्लाइड मोर प्रेशर एज कंपेयर टू फ्लोइंग लिक्विड। स्टील फ्लूइड ऑलवेज अप्लाइड मोर प्रेशर, स्टील रुका हुआ, स्टील फ्लूइड ऑलवेज अप्लाइड मोर प्रेशर एज कंपेयर टू फ्लोइंग fluid. Fluid always applied. हो गया होगा। पहले ही आ जाएगी √2g की वैल्यू 10 इंटू में h की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, √400 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। बी पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √2g की वैल्यू 10 इंटू में h की वैल्यू 40 लोगे तो √800 20√2। सी पे √2g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 60 तो √1200, तो यानी कि 20√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। डी पे
√2 g की वैल्यू 10 इंटू में h की वैल्यू 80, तो 1600 यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। किसी को कोई डाउट? हाइट हमेशा ये ध्यान रखना, जो होल है उससे ऊपर कितनी सरफेस से कितने नीचे होल है ये लिया जाता है। एक इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर एक कंटेनर है, हम कहाँ पे h हाइट है उसकी, हाइट कितनी है उसकी h, कहाँ पे होल करेगी सबसे ज़्यादा वेलोसिटी हो, बिल्कुल मिड में, यानी कि ऊपर से h/2 पे, यहाँ से बिल्कुल मिड में करोगे तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है। क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है कि होल, मान लो एक कंटेनर है, इसकी हाइट मान लो 80 मीटर है, एक तो होल जो है वो मान लो 35 पे कर दिया, एक होल जो है वो 60 मीटर नीचे कर दिया, तो किस में से सबसे ज़्यादा वेलोसिटी किस केस में होगी? 35 वाले में, ठीक है। 40 में सबसे ज़्यादा, अगर 40 भी ऑप्शन होता तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता? फिर 40। आगे समझिए, अगर एक कंटेनर है उसकी हाइट h है तो बिल्कुल मिड में अगर आप होल करोगे तो सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होती है ऊपर से मिड, ऊपर से नीचे जाने में बढ़ती है और उसके फिर नीचे से, हाँ ऐसा कर सकते हो आप, बिल्कुल ठीक मिड में होगी तो उस केस में सबसे ज़्यादा होगी वो तो। या फिर आप नीचे 40 से 10 ऊपर जाओगे तो सेम आएगी, 10 नीचे जाओगे तो सेम आती है। मान लो मिड में है 40, तो 30 पे देखोगे जो वेलोसिटी होगी, नीचे 30 पे देखोगे मतलब 40 से नीचे 50 पे देखोगे तो भी उस केस में क्या होगी? सेम आती है। फिर जितना मिड से ऊपर जाओगे, जितना मिड से नीचे जाओगे, वेलोसिटी सेम आती जाएगी इसमें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि मान लो 4-5 होल कर दिए तो किस केस में सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी, तो सोल्व करने की जरूरत है, ये देख लो कि मिड के नज़दीक कौन सा होल है। अगर ठीक मिड में है तो वही ऑप्शन आ जाएगा, अगर उसके साइड उसके नज़दीक कौन सा है फिर उसमें से ज़्यादा होगी। एक टाइम टू रीच बॉटम, की कितना टाइम लगेगा, यहाँ से लिक्विड निकला है तो इसको बॉटम तक आने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है। तो एक हमने पढ़ा था कि इसकी देखो स्टार्टिंग में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो तो कितनी हो जाएगी? √2gh। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? √2gh। वर्टिकल वेलोसिटी जैसे ही बाहर निकला वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो अगर वर्टिकल वेलोसिटी इसकी 0 है तो इस केस में हमने पढ़ा था कि अगर किसी बॉल को इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 से छोड़ दिया तो पहली उस केस में h हाइट ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है वो लगता है √2h/g। कितना टाइम लगता है? √2h/g। तो सेम इसमें यहाँ पे √2g इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? 0 है, तो h हाइट ट्रैवल करने में यहाँ से यहाँ तक हाइट ट्रैवल करनी है। इस पूरे कंटेनर की हाइट तो कितनी है? h है, ऊपर से ये कितने नीचे किया हुआ है? h हाइट, तो ये वाली कितनी हो जाएगी? h - h। तो टाइम जो लगता है √2h/g, तो h की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? h - h। अब होल से नीचे वाली हाइट लेनी है हमेशा टाइम में, वेलोसिटी में होल कितनी सरफेस से कितना नीचे, तो ऊपर वाली हाइट लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना। वेलोसिटी में हमेशा ऊपर वाली हाइट लेते हैं होल से, और टाइम पीरियड में हमेशा होल से नीचे वाली हाइट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना लगेगा इसको बॉटम तक पहुँचने में? √2h - h/g, यानी कि होल कितना बॉटम से कितना ऊपर है, ऐसे याद रख सकते हो। बॉटम से कितना ऊपर होल किया गया है तो वो वाली हाइट लेनी है। तो कितना टाइम लगेगा? √2h/g। h की जगह क्या पुट करा? बस h - h। किसी को कोई डाउट? एक क्वेश्चन करके दिखा दो, कितना टाइम लगेगा? यहाँ से भी लिक्विड फ्लो करेगा, यहाँ से भी लिक्विड आएगा, यहाँ से भी, तो सभी को बॉटम तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है आपको। है इसके a के लिए क्या हो जाएगी? √2 इंटू में h की वैल्यू कितनी लोगे? 60। वो तो टोटली 60 है, 80 में से -20 करोगे फिर आनंद तो 60 है, बॉटम से 60 ऊपर है, ये देख लो, या फिर पूरी में से माइनस कर दो, ऊपर में से जितनी है आएगा 60 √2h/g, तो कितना आ जाएगा? √12।
इतना टाइम लगेगा। बी के लिए निकालोगे तो √2 इंटू में एच की वैल्यू कितनी लोगे 40 डिवाइड बाय में जी की वैल्यू 10 तो √8 सेकेंड आ जाएगा। सी के लिए √2 इंटू में जी की वैल्यू 10 इंटू में 20 सॉरी 20 डिवाइड बाय में 10 तो कितना आ जाएगा √4। इसके लिए ठीक बॉटम में कर रखा है तो 0 आ जाएगी वेलोसिटी। लास्ट के लिए 0 देगी, एच की वैल्यू 0 है तो टाइम बिल्कुल कम, बिल्कुल डेप्थ में नीचे कर रखा है बॉटम पे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ना के बराबर टाइम लगेगा। किसी को कोई डाउट इसमें? इसमें एक होती है रेंज की, ये कंटेनर से कितना दूर जाके गिर रहा है। कंटेनर यहाँ से पानी हमेशा ऐसे फ्लो करता है, बिल्कुल नीचे गिरोगे तो ऐसे ही गिर जाएगा, तो उसमें तो रेंज 0 ही आ जाएगी। तो पानी अगर है तो आप होल करते हो तो ऐसे पानी गिरता है, प्रोजेक्टाइल बनता है। तो उस केस में रेंज क्या होती है कि इस कंटेनर से कितनी दूर जाके गिरता है इसको रेंज हो जाएगी, कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी है, किससे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी कंटेनर से। तो हमेशा रेंज जो होती है वो क्या होती है वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स इनटू में टाइम ऑफ लाइट। हम वहाँ पे भी करते थे कि अगर एक प्रोजेक्टाइल ऐसे आपने एक बॉल फेंक दी तो यहाँ से ये इसको क्या बोलते हैं रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला होता था वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ लाइट। तो सेम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स वी इनटू में यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा इसको, तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स इनटू में क्या कर दोगे टाइम। तो यहाँ पे रेंज कितनी आ जाएगी √2gh वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स होगी और टाइम कितना लगेगा √2 इंटू में h माइनस h डिवाइड बाई में g। तो ये क्या चाहिए आपके पास रेंज आ जाएगी, यानी कि वेलोसिटी इंटू में क्या कर दोगे आप टाइम। टाइम क्या होगा जितना बॉटम तक पहुंचने में लगेगा, वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से पानी जो है वो बाहर आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन करके था तो रेंज बता दो सबके लिए कितनी होगी। रेंज भी मैक्सिमम आती है अगर आप होल जो है ठीक मिड में करोगे तो रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन होल इज मेड एट मिड ऑफ द कंटेनर। लिख लो चाहे रेंज इज मैक्सिमम व्हेन होल इज मेड एट मिड पॉइंट। रेंज भी मैक्सिमम आएगी, वेलोसिटी भी मैक्सिमम आती है। नहीं, वेलोसिटी मिड में करने से मैक्सिमम नहीं आती, वेलोसिटी नीचे जाते जाओगे तो बढ़ती जाएगी, रेंज मैक्सिमम आती है। वेलोसिटी के बारे में नहीं पूछता, वेलोसिटी तो जितना नीचे आप सरफेस से जाते जाओगे जितनी एच की वैल्यू बढ़ेगी तो वेलोसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती है, फिर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे तो 0 ही हो जाती है। रेंज सबसे मैक्सिमम आती है अगर होल आपने मिड में कराए तो, क्योंकि नहीं बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम ही होगी। रेंज 0 होती, वो तो टाइम 0 हो जाता है। वेलोसिटी तो जितना नीचे आप जाते जाओगे वेलोसिटी क्या होती जाएगी इंक्रीज हो जाती जाएगी, बट रेंज जो है मिड में करोगे तो क्या आएगी उस केस में मैक्सिमम आती है। वो रेंज के केस में एप्लीकेबल है, मैंने मतलब माइंड में नहीं रहा रेंज या वेलोसिटी तो रेंज मिड में मैक्सिमम आती है। हाँ, फिर एच की वैल्यू उस केस में 0 होती है तो रेंज भी 0 होता है, क्योंकि टाइम 0 हो जाएगा तो रेंज भी 0 हो जाएगी। जो रेंज है वो हमेशा मिड में करोगे तो मैक्सिमम आती है, वेलोसिटी सरफेस से जितना नीचे होल करोगे तो इंक्रीज होगी उस केस में, और टाइम डिक्रीज होता जाता है। जितना आप नीचे होल करोगे नीचे पहुंचने में टाइम उतना ही कम लगेगा, वेलोसिटी नीचे आने पे मैक्सिमम होगी, जितना नीचे होल करोगे वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी।
ठीक है। रेंज अगर नीचे करते जाओगे तो उस केस में रेंज क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक मिड में करोगे तो रेंज मैक्सिमम आती है। ठीक है, आप लोगों ने बोला भी नहीं, पहले कुछ भी मान लेते हो क्या। इस केस में रेंज कितनी आ जाएगी, ए पॉइंट के लिए वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, √2gh, 2 इंटू में g इंटू में h की वैल्यू कितनी है 20, इंटू में टाइम कितना लग जाएगा, √2 इंटू में h की वैल्यू जो है 60 डिवाइड बाय में g की वैल्यू 10। बी पॉइंट के लिए निकालोगे तो √2g इंटू में h की वैल्यू 40 इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा आपके पास 2 इंटू में 40 डिवाइड बाय में 10। सी पॉइंट के लिए √2 इंटू में 10 इंटू में 60 इंटू में √2 h की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20 डिवाइड बाय में 10, और इसके लिए तो 0 हो जाएगी। D1 के लिए क्या हो जाएगी 0, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट 0 होगा। वेलोसिटी तो होगी बट वेलोसिटी तो कितनी होगी, √2 इंटू में g की वैल्यू 10, हाइट लोगे आप 80 इंटू में टाइम जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि h की वैल्यू 0 होगी बिल्कुल। ठीक है, तो वेलोसिटी नीचे आने पे इंक्रीज होती है, रेंज भी नीचे आने पे मैक्सिमम पे क्या होगी, अगर मिड पॉइंट पे कराए तो मैक्सिमम होगी, फिर उससे नीचे आओगे तो कम होती जाती है। ऐसे ही टाइम भी क्या लगता है कि उसको कम लगता जाएगा। देखो अगर मान लो कि नीचे बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, कंटेनर अगर रखा हुआ है और बिल्कुल नीचे क्या है, स्मूथ सरफेस है, तो उस केस में जैसे ही पानी बाहर निकलेगा तो उस केस में उसे रिएक्शन मिला तो बदले में क्या देगा, वो एक्शन भी देगा। तो कंटेनर अगर बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ होगा, बातें नहीं, तो कंटेनर क्या जाएगा पीछे की तरफ, यानी कि जैसे पानी बाहर आए तो इसने क्या दिया, एक रिएक्शन फोर्स देता है। क्या देता है, ये रिएक्शन फोर्स देगा, तो उस केस में कंटेनर क्या जाता है पीछे की तरफ। जो फोर्स लगता है, यानी ये फोर्स जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, इस ओरिफाइस का जो एरिया है उसके, और जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो इन तीनों से F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है ρAVE स्क्वायर के। तो इतना रिएक्शन फोर्स लगता है। अगर आपने एक कंटेनर उसमें होल कर दिया, ओरिफाइस कर दिया, तो लिक्विड बाहर निकलेगा तो बदले में कंटेनर को क्या देगा, वो रिएक्शन देता है, जिसकी वजह से कंटेनर पीछे, हमें क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि रफ सरफेस होता है, फ्रिक्शन उसको पीछे जाने नहीं देता। अगर परफेक्ट स्मूथ देता जरूर है, वो हमें दिखाई नहीं देता पीछे जाते हुए, क्योंकि फ्रिक्शन उसको रोक लेता है। फिर फ्रिक्शन लग जाता है, जाने की कोशिश करता है, तो नीचे रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन लग जाएगा, इसलिए हमें रियल लाइफ में दिखाई नहीं देता। अगर परफेक्ट स्मूथ बना दो, अगर ऐसा पॉसिबल परफेक्ट स्मूथ उस पर रख दो, होल कर दो, जैसे पानी इधर आएगा कंटेनर पीछे जाता जाएगा। ठीक है, तो कितना रिएक्शन फोर्स लगता है, जो फोर्स लगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेंसिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के स्क्वायर के, कितनी वेलोसिटी से बाहर आ रहा है। तो प्रेशर फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ρAVE स्क्वायर। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट यहाँ पे कांस्टेंट मान लो 1 लिख देगा, तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρAVE का स्क्वायर, इतना फोर्स लगता है। तो रो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ए हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ओरिफाइस, न कि कंटेनर का, ओरिफाइस का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, और वेलोसिटी वी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। तो कितना रिएक्शन फोर्स लगता है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट में लग जाएगा। मान लो आपने होल इधर क्या, तो उस केस में रिएक्शन फोर्स फिर इधर लग जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन मैटर करेगी, क्योंकि अगर मान लो 2-3 होल करे, इधर भी कर दिया इधर भी कर दिया, तो नेट रिएक्शन फोर्स पूछेगा फिर, तो डायरेक्शन मैटर करेगी। अगर इधर पानी जा रहा है तो रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा, इधर पानी गिर रहा है तो रिएक्शन फोर्स इधर लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करके दिखा। इस केस में तीनों बातें बतानी, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बताना है, टाइम बताना है, रेंज बताना है, नेट रिएक्शन फोर्स बताना है, कितना लगेगा।
कितने क्वेश्चन है इसमें? 49 कल पूरी होनी चाहिए 49 के 49 चेक होंगे। पूरे कैसे करेंगे एक दिन में? क्यों? कल आधे कल नहीं करे सुबह वाली बुक लट के भी है। तो फिर क्या हो गया? कहाँ पे दिया? वो तो सुबह का ही है। सुबह दे देगा। कुछ नहीं है। राम तो बोल दे आप क्यों नहीं? ठीक है बोले आप 20 कर लेना, पूरी करनी है। तुम्हें करना कोई हो गया होगा। यही टाइम है मेहनत करने का, कर लो थोड़ी। थोड़ा 6 घंटे की जगह 5 घंटे सो जाओ। 8 से 6 तो हो ही गए होंगे क्या? सोने के टाइम। 8 से 6? क्यों 8 कभी नहीं हुए? 8 रात के 8? सोने के 8 से पूरे 8 घंटे। 3-4 वो तो अभी होगा ना 11 12th में होगा, पहले तो सोते होगे 8 घंटे। पहले तो पता है। तो वो तो 11th में आते ही वो भी बात, हमने मेडिकल नॉन मेडिकल ली है तो तुरंत हो जाने चाहिए 6 घंटे। 10th में कम हो गए थे जब लॉकडाउन लगा था। वो तो दिन में सो जाते होगे। मैं आधे घंटे एक बार 35 क्वेश्चन करने हैं फिर ये वाले मिला के कोई ना 5 घंटे कर दो, थोड़ी दिन की बात है। देखो पहले केस में वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स क्या हो जाएगा? √2g की वैल्यू 10 इंटू में h की वैल्यू 40, तो √800 यानी कि 20√2 मीटर पर सेकेंड। यह आ जाएगा। टाइम कितना आ जाएगा? √2 इंटू में h की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास यहाँ से यहाँ तक? 60 इंटू में 10 तो √1200। वो ऑर्डर है 10 की पावर 3 ले लो, कितने आ जाएगा? √1200 यानी कि 20√3 सेकेंड। रेंज सॉरी 60 डिवाइड बाई 10 यानी कि √12 आ जाएगा। रेंज कितनी आ जाएगी? √12 इंटू में 20√2। ठीक है, अब यहाँ से बी के केस में निकालना है वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स कितना आ जाएगा? √2 इंटू में जी की वैल्यू 10 इंटू में एच की वैल्यू कितनी लोगे? 80 √1600 यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड के टाइम कितना जाएगा? √h की वैल्यू 20 डिवाइड बाई में जी की वैल्यू 10 यानी कि 2 सेकेंड। तो रेंज आ जाएगी आपके पास 2 इंटू में 40 80 मीटर। नेट फोर्स निकालना है तो ये किस फोर्स क्या लगेगा? इधर लगेगा। एफ ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? ρ(a)v(e) का स्क्वायर, तो रो की वैल्यू 10 की पावर 3 इंटू में एरिया जो है वो गिवन होना चाहिए आपको। फिर इसके इसमें ये रहा 2 मिलीमीटर स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। माइनस का 6 आएगा ना। इंटू में वेलोसिटी कितनी है? 20√2 यानी कि 800 ही आ जाएगा। 800 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 800 लिख सकते हो, 800 तो आ जाएगा आपके पास 0। तो ये 10 की पावर -1 तो 2 इंटू 10 की पावर -1 तो कितना आ जाएगा? 0.2 न्यूटन। क्या लगेगा? सॉरी 8 भी तो है, 1.6 आएगा। 1.6 न्यूटन आएगा। एफ ए की वैल्यू कितनी होगी? 1.6। ये इस डायरेक्शन में लगेगा। और एफ बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? रो की वैल्यू 10 की पावर 3 इंटू में क्रॉस सेक्शन एरिया 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू में वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 40 का स्क्वायर यानी कि 1600। 6.4 न्यूटन और इसकी डायरेक्शन होगी इधर। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 6.4 -1.6
6.4 माइनस 1.6 तो 4.8 और इस डायरेक्शन में होगा। किसी को कोई डाउट? कल इस बुकलेट में जितना ही बेसिक पॉइंट है वो सुने जाएंगे और इसकी डीपीपी चेक होगी।